नमस्कार साथियों। अपनी समाज की जो क्लास चल रही थी उसके अंतर्गत हमने पीछे वाली क्लास में तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन किया था। तो तत्पुरुष समास का ही आज जो अपना आगे वाला भाग होगा उसका नाम होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है उसका भाग है ये तत्पुरुष समास। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास का अर्थ होता है कि जिसमें दोनों पदों के अंदर समान विभक्तियां हो, वो समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। तो आज की अपनी जो क्लास है इसके अंतर्गत हमें जो कर्मधारय समास होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कर्मधारय समास के जो पीछे वाली क्लासें हैं उनके अंतर्गत हमने कर्मधारय समास क्या होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। तो कर्मधारय समास जो होता है उसमें विशेषण और विशेष्य का मेल होता है या उपमान और उपमेय का मेल होता है, तो वो कर्मधारय समास कहलाता है। तो आज की जो अपनी क्लास है इस क्लास के अंतर्गत हम कर्मधारय समास है उसके उदाहरणों को देखेंगे। तो अपना पहला उदाहरण है वो किस प्रकार है, जैसे मंद बुद्धि। तो मंद और बुद्धि यहाँ पर दो जो पद हैं वो दिए हुए हैं। पहला पद है मंद, दूसरा पद है अपना बुद्धि। तो यहाँ पर मंद है जिसकी बुद्धि, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पर बुद्धि की विशेषता बताई जा रही है। तो बुद्धि है वो उपमेय है और मंद है वो उपमान है यहाँ पर। तो उपमेय और उपमान का यहाँ पर संजोग किया गया है। तो मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि वो मंद बुद्धि। उसी प्रकार अपना दूसरा उदाहरण है नील गगन। तो यहाँ पर गगन है वो नील और गगन, यहाँ पर उपमान और उपमेय की यहाँ पर दोनों की संयोग हुआ है। एक विशेषण है एक विशेष्य है यहाँ पर। तो नील गगन, नीला है जो गगन वो नील गगन कहलाता है। उसी प्रकार महान है जो आत्मा वो महात्मा। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का मेल हो रहा है यहाँ पर। तो वो आगे वाला अपना उदाहरण है लाल मिर्च। लाल है जो मिर्च वो लाल मिर्च। उसी प्रकार आगे वाला उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है का पुरुष। तो कायर है जो पुरुष वो क्या कहलाता है, का पुरुष कहलाता है। मृग नयनी, तो मृग के समान नयनों वाली, तो वो क्या कहलाती है, मृग नयनी। तो यहाँ पर नयनी जो है वो यहाँ पर उपमेय और मृग है वो यहाँ पर उपमान है। उसी प्रकार तुषार धवल। तो तुषार का अर्थ होता है बर्फ। तो तुषार के समान धवल यानी सफ़ेद है वो कहलाती है तुषार धवल। उसी प्रकार अपना आगे वाला उदाहरण है ज्ञानौषधि। ज्ञान रूपी औषधि, ज्ञानौषधि। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है ज्ञानौषधि। तो ज्ञान रूपी औषधि ज्ञानौषधि कहलाती है। आगे वाला उदाहरण है कुपुत्र। तो कुत्सित है जो पुत्र वो कुपुत्र कहलाता है, यानी कुत्सित का अर्थ होता है बुरा। तो बुरा है जो पुत्र वो कुपुत्र कहलाता है। तो यहाँ पर कु और पुत्र दो पद दिए हुए हैं। तो यहाँ पर उपमान और उपमेय का संयोग हुआ है। कुमति, कुत्सित है जो मति वो कहलाता है कुमति। तो यहाँ पर कु और मति यानी कुत्सित और मति इन दो पदों का यहाँ पर संयोग हुआ है। उसी प्रकार आगे वाला है अधमरा। तो आधा है जो मरा वो कहलाता है अधमरा। तो अध और मरा यहाँ पर दो पदों का मेल है। उसी प्रकार नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल वो कहलाता है नीलोत्पल। आगे वाला अपना पद है सुलोचना। सुंदर है जिसके लोचन वो कहलाता है सुलोचन। तो यहाँ पर सुलोचना का जो समास विग्रह होगा तो सुंदर है जिसके लोचन वो कहलाते हैं सुलोचन। उसी प्रकार आगे वाला यहाँ पर सुलोचना। तो ये उदाहरण हमने पीछे देख लिया है। आगे वाला जो अपना उदाहरण है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्ट है जो आचार वो भ्रष्टाचार कहलाता है। उसी प्रकार है परमात्मा। परम है जो आत्मा वो परमात्मा। तो यहाँ पर परम और आत्मा यहाँ पर दो पदों का संयोग हो गया। उसी प्रकार राज ऋषि। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा जो राजा है जो ऋषि है वो क्या कहलाता है, राज ऋषि कहलाता है। आगे वाला उदाहरण है कोमलांगी। कोमल है जिसके अंग वो कोमलांगी कहलाता है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है, ये बहुत आसान है। उसी प्रकार आगे वाला है अल्पसंख्यक। तो अल्प है जो संख्या में वो क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक कहलाते हैं। सजन, सत है जो जन वो कहलाता है सजन।
उसी प्रकार महापुरुष का समास विग्रह हो जाएगा महान है जो पुरुष महापुरुष। तो यहाँ पर महान और पुरुष इन दो पदों का संयोग है। मीनाक्षी, मीन के समान अक्षी वाली वो कहलाती है मीनाक्षी। तो मीन और अक्षी दो पदों का यहाँ पर संयोग है। उसी प्रकार उड़न तस्त्री, उड़ती है जो तस्त्री वो कहलाती है उड़न तस्त्री। तो एक पद हो गया उड़न, दूसरी हो गई तस्त्री। आगे वाला है नवोडा, नव है जो उड़ा वो कहलाती है नवोडा। तो नव और उड़ा यहाँ पर दो पदों का संयोग हो गया। आगे वाला है लघुतर, तो लघु है जो उत्तर वो कहलाता है लघुतर। तो यहाँ पर जो समास विग्रह है वो यहाँ पर आचार दिया हुआ है जो गलत है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो लघु है जो उत्तर वो लघुतर कहलाता है। आगे वाला अपना समास का नाम है भ्रष्टाचार। जो समास है समस्त पद है वो है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्ट है जो आचार वो कहलाता है भ्रष्टाचार। तो यहाँ पर एक पद हो गया भ्रष्ट, एक पद है अपना भ्रष्ट और दूसरा पद यहाँ पर दिया हुआ है आचार। भ्रष्ट और आचार यहाँ पर दो पदों का संयोग हो गया, यानी भ्रष्ट है जो आचार वो कहलाता है भ्रष्टाचार। उसी प्रकार आगे वाला है पाषाण हृदय, तो पाषाण के समान हृदय पाषाण हृदय कहलाता है। आगे वाला है नरसिंह है, तो जो नर है जो सिंह है वो कहलाता है नरसिंह। जो नर है जो सिंह है। आगे वाला है संसार सागर, सागर रूपी संसार, तो वो इसका समास विग्रह हो जाएगा सागर रूपी संसार, संसार सागर कहलाता है। उसी प्रकार आगे अपना नव युवक, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा नव है जो युवक वो कहलाता है नव युवक। वीर बाला, वीर है जो बाला वो कहलाता है वीर बाला। तो यहाँ पर वीर बाला का समास विग्रह हो जाएगा वीर है जो बाला वीर बाला। उसी प्रकार आगे वाला है अपना पुरुष सिंह है, सिंह है रूपी पुरुष, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार वचनामृत, इस पद का समास विग्रह होगा अमृत रूपी वचन, तो वो कहलाता है वचनामृत। उसी प्रकार आगे वाला है दीर्घ आयु, दीर्घ है जो आयु वो कहलाता है दीर्घ आयु। आगे वाला अपना समस्त पद है महाराजा, तो इसका समास विग्रह होगा महान है जो राजा वो क्या कहलाता है महाराजा। उसी प्रकार आगे वाला है अल्पायु, अल्प है जो आयु, अल्प का अर्थ होता है छोटी या कम, तो कम है जिसकी आयु या अल्प है जो आयु वो कहलाता है अल्पायु। तो यहाँ पर अल्प और आयु इन दोनों पदों का मेल हो गया। आगे है क्रोधाग्नि, तो अग्नि रूपी क्रोध, तो अग्नि रूपी क्रोध, तो इन दो पदों का अग्नि और क्रोध इन दो पदों का यहाँ पर संयोग हो गया। उसी प्रकार है पूर्णेंदु, तो पूर्ण है जो इंदु वो कहलाता है पूर्णेंदु। उसी प्रकार है शुभागमन, शुभ है जो आगमन वो कहलाता है शुभागमन। तो शुभ है जो आगमन वो क्या कहलाता है शुभागमन कहलाता है। इसी प्रकार आगे वाला अपना पद है वो किस प्रकार है, तो यहाँ पर दिया हुआ है बदबू, तो बद है जो बू वो क्या कहलाता है बदबू कहलाता है। नील कमल, नील है जो कमल वो नील कमल। नील गाय, नीली है जो गाय वो क्या कहलाती है नील गाय कहलाती है। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है मीनाक्षी, तो मीनाक्षी पद का समास विग्रह होगा मीन या मछली के समान नेत्रों वाली वो क्या कहलाती है मीनाक्षी कहलाती है। यानी मीन का अर्थ होता है मछली, संस्कृत में मीन कहते हैं, हिंदी में मछली कहते हैं। तो मीनाक्षी यानी मीन के समान नेत्रों वाली या अक्षों वाली, तो वो कहलाती है मीनाक्षी। इसी प्रकार महाजन, तो महान है जो जन या महत है जो जन, तो वो क्या कहलाएगा महाजन कहलाएगा। तो महान है जो जन वो महाजन। उसी प्रकार है परमानंद, तो परम है आनंद जो, परम है आनंद जो वो क्या कहलाएगा परमानंद कहलाएगा। परम है आनंद जो वो परमानंद कहलाएगा। उसी प्रकार है भला मानस, तो भला है जो मनुष्य या भला है जो मानस वो होगा भला मानस, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा भला है जो मानस वो कहलाता है भला मानस। इसी प्रकार आगे है पीताम्बर, तो पीला है या पीत है जो वस्त्र वो कहलाता है पीताम्बर। ये जो समास विग्रह है ये बहुब्री समास के अंतर्गत भी आता है,
और यहाँ पर कर्मधारय समास में भी होता है। तो अन्य अर्थ देने वाला अगर पद होगा तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास में होगा, और अगर अन्य अर्थ देने वाला नहीं होगा, दोनों पद अपना ही अर्थ निकालेंगे, तो वो कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। तो पीताम्बर, पीत है या पीला है जो वस्त्र, वो क्या कहलाएगा? पीताम्बर कहलाएगा। आगे वाला अपना जो समास है उसका नाम है द्विगु समास। तो द्विगु समास के जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उनको हम इस क्लास के अंतर्गत ही देखेंगे अब आगे। तो द्विगु समास होता है, उसकी एक विशेषता होती है कि उसके पदों के अंदर जो पूर्व पद होता है उसमें पहला जो पद होगा उसका पहला जो अक्षर होगा वो संख्यावाचक अक्षर होगा, यानी संख्याओं को प्रकट करने वाला अक्षर होगा वो। जैसे हम इन उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे पहला उदाहरण है एक तरफा। तो यहाँ पर पहला पद एक हो गया, तो इसमें एक संख्यावाचक पद आ गया, और दूसरा पद है वो विशेषता बताने वाला है तरफा। तो एक तरफ वाला इसका समास विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार आगे वाले में है एकांकी। तो यहाँ पर एक अंक, एक और अंकी दो पद दिए हुए हैं। एक पद संख्यावाची हो गया और आगे वाला दूसरा पद हो गया। तो एक अंक का जो नाटक होता है उसको एकांकी कहते हैं। तो इसका समास विग्रह एक अंक का नाटक या एक अंक वाला भी कह सकते हैं हम, तो वो हो जाएगा एकांकी। उसी प्रकार है एक तंत्र। तो एक का तंत्र, तंत्र का मतलब राज होता है, तो राज को हम तंत्र कहते हैं। तो एक का तंत्र, तो वो होगा एक तंत्र। वो कौन होता है? वो राजा के राज में एक तंत्र होता है। उसी प्रकार है षड्यंत्र। तो 6 यंत्रों का समूह है। तो यहाँ पर षड हो गया, षड एक संख्यावाचक शब्द है जो 6 को प्रकट करता है, जो संस्कृत का एक पद है षड। तो षड्यंत्र यानी 6 यंत्रों का समूह है, वो कहलाता है षड्यंत्र। उसी प्रकार है षड ऋतु। तो यहाँ पर 6 ऋतुओं, षड का वही अर्थ 6 हो जाएगा संख्यावाचक पद। तो 6 ऋतुओं का समूह होगा, उसको षड ऋतु कहते हैं। उसी प्रकार आगे यहाँ पर दिया हुआ है षड रस। तो इसको भी हम देखते हैं। तो षड रस का समास विग्रह है 6 रसों का समूह है, क्या कहलाएगा? षड रस कहलाएगा। उसी प्रकार है षडानन। तो षट आननों का समूह है, षट आननों का समूह है, क्या कहलाता है? षडानन कहलाता है। यानी आनन का मतलब यहाँ पर होता है मुख। तो 6 मुखों का जो समूह होगा उसको हम षडानन कहेंगे। उसी प्रकार है शतक। आगे वाला जो समास है, जो पद दिया हुआ समासिक पद, उसका नाम है शतक। तो शतक का समास विग्रह हो जाएगा 100 का समाहार, यानी 100 संख्याओं का जो समाहार या समूह जो होता है उसको हम शतक कहते हैं। तो 100 का समाहार शतक कहलाता है। उसी प्रकार शतांश, 100वां अंश, यानी शतांश का अर्थ होगा, शतांश का समास विग्रह होगा 100वां अंश, या किसी वस्तु का जो 100वां भाग होता है उसको शतांश कहते हैं। उसी प्रकार है शताब्दी। तो शत अब्दों का समाहार, तो वो शताब्दी कहलाता है। शत अब्दों का समाहार शताब्दी कहलाता है। अब्द का मतलब यहाँ पर होता है वर्षों से लिया जाता है। तो 100 वर्षों का जो समूह होता है या 100 वर्ष जो होते हैं उनको शताब्दी कहते हैं। इसी प्रकार आगे वाला यहाँ पर इकट्ठा, एक स्थान पर स्थित। इकट्ठा का जो यहाँ पर पद दिया हुआ इकट्ठा, इसका समास विग्रह होगा एक स्थान पर स्थित, वो क्या कहलाता है? इकट्ठा कहलाता है। इसी प्रकार है इकलौता। एक ही है जो, इकलौता, इकलौता का समास विग्रह होगा एक ही है जो संख्या में, वो इकलौता कहलाता है। उसी प्रकार है द्विगु। 2 गायों का समूह है, वो द्विगु कहलाता है। यानी जिसके पास 2 गायें होती हैं वो द्विगु वाला आदमी कहलाता है, या उसको द्विगु कहते हैं। उसी प्रकार आगे वाला यहाँ पर समस्त पद है त्रिशूल। 3 शूलों का समूह है, यानी 3 जो शूल हों, जो यानी शूल का मतलब जो किसी धातु का जो आगे वाला 3 संख्याओं में जो 3 नुकीले भाग होते हैं उनको त्रिशूल कहते हैं। तो 3 शूलों का समूह है, त्रिशूल कहलाता है। उसी प्रकार त्रिमूर्ति है, यहाँ पर 3 मूर्तियों का समूह है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समस्त पद के अंदर जो पहला पद है अपना, वो सभी जो उदाहरण दिए हुए हैं उनके अंतर्गत संख्यावाचक पद है, वो पूर्व पद के रूप में आया है।
तो द्विगु समास की ये विशेषता ये होती है कि इसमें पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है। उसी प्रकार आगे वाला उदाहरण है अपना त्रिमूर्ति। तो यहाँ पर संख्यावाचक शब्द आ गया त्रि, तो त्रिमूर्ति, तो 3 मूर्तियों का समूह है, क्या कहलाएगा? त्रिमूर्ति कहलाएगा। यानी 3 जो मूर्तियां होती हैं उनका समूह होता है, उसको त्रिमूर्ति कहते हैं। उसी प्रकार है त्रिपिटक, तो 3 पिटकों का समूह है, 3 पिटकों का समूह है, क्या कहलाता है? त्रिपिटक कहलाता है। आगे वाला है त्रिभुवन, तो 3 भुवनों का समूह है, वो कहलाता है त्रिभुवन। उसी प्रकार है त्रिभुज, तो 3 भुजाओं वाला, यानी 3 भुजाओं का जो समूह होगा उसको हम त्रिभुज कहते हैं। या ऐसी वस्तु जिसके 3 कोने हो तो वो त्रिभुज कहलाता है, 3 भुजाएं हो या 3 जिसके कोने हो। उसी प्रकार है त्रिपाठी, तो 3 पाठों का को जानने वाला वो त्रिपाठी कहलाता है। यानी ऐसा कोई आदमी या जीव जो 3 पाठों को जानता हो वो त्रिपाठी कहलाता है। इसी प्रकार आगे अपना दिया हुआ है त्रिवेणी, तो इसका यहाँ पर जो समस्त पद है इसका समास विग्रह होगा त्रिवेणी का। 3 वेणियों का समूह है, क्या कहलाता है? त्रिवेणी कहलाता है। यानी 3 वेणियों का समूह है, वेणी का मतलब यहाँ पर वैसे चोटी से भी होता है, तो 3 वेणियों का जो समूह होता है उसको त्रिवेणी कहते हैं। उसी प्रकार है त्रिवेद, तो इसका समास विग्रह होगा 3 वेदों का समूह है त्रिवेद, यानी 3 जो वेद होते हैं उनका समूह है त्रिवेद कहलाता है। उसी प्रकार त्रिवेदी, 3 वेदों का जो ज्ञाता होता है उसको त्रिवेदी कहते हैं, तो 3 वेदों का ज्ञाता त्रिवेदी। आगे वाला है त्रिफला, तो 3 फलों का समूह है, क्या कहलाता है? त्रिफला कहलाता है। उसी प्रकार है त्रिनेत्र, तो 3 नेत्रों का समूह है, त्रिनेत्र कहलाता है। आगे जो कुछ उदाहरण और दिए हुए उनको भी देख लेते हैं। त्रिगुण, तो 3 गुण वाला वो त्रिगुण कहलाता है, 3 गुण वाला होगा उसको त्रिगुण कहेंगे। उसी प्रकार है त्रिलोक, 3 लोकों का समूह है तो वो त्रिलोक कहलाता है। उसी प्रकार त्रिलोकी, 3 लोकों का स्वामी यानी मालिक जो होता है उसको त्रिलोकी कहते हैं। उसी प्रकार है तिबारा, तो 3 द्वारों वाला भवन, यानी पुराने समय में जो मकान बनाए जाते थे उसके आगे 3 द्वार छोड़ दिए जाते थे, यानी निकलने के लिए मकानों के बाहर निकलने के लिए 3 हिस्से छोड़ दिए जाते थे, आगे बरामदा लगा करके उस बरामदे के 3 भाग बना दिए जाते थे, तो उसको तिबारा कहते थे। यानी 3 बारों वाला, बार का मतलब द्वार वाला, वो तिबारा कहलाता था। उसी प्रकार है तिकोना, 3 कोनों का, यानी 3 कोनों का होगा उसको हम तिकोना कहेंगे। तिरंगा, 3 रंगों वाला तिरंगा। उसी प्रकार तिराहा, 3 राहों का संगम या समूह है, राह का मतलब होता है रास्ता, तो 3 रास्तों का संगम या 3 रास्ते जो एक जगह आकर के मिलते हैं उसको तिराहा कहते हैं। उसी प्रकार हटवाड़ा, 8 वारों का समूह है, यानी 8 वार जो होते हैं उनका जो समूह होता है उसको हटवाड़ा कहते हैं। उसी प्रकार है पंचशेरी, तो 5 शेरों का समूह है होगा उसको पंचशेरी कहेंगे, यानी 5 शेर होंगे जिसमें उसको पंचशेरी कहा जाता है। उसी प्रकार पंचमढ़ी, तो 5 जो मढ़ी जहाँ, यानी 5 जो मढ़ी जहाँ वो कहलाता है पंचमढ़ी। उसी प्रकार है पंच महाभूत, तो 5 महाभूतों का समूह है, पंच महाभूत कहलाता है। 5 महाभूतों का समूह है, पंच महाभूत कहलाता है। उसी प्रकार पंचपात्र, तो 5 पात्रों का समूह है, पंचपात्र कहलाता है। 5 पात्र का जो समूह होगा उसको पंचपात्र कहते हैं। उसी प्रकार है पंचरात्र, तो 5 रात्रियों का जो समूह होगा उसको पंचरात्र कहते हैं। फिर है पंचांग, तो 5 अंगों का जो समूह होगा उसको हम क्या कहेंगे? पंचांग कहेंगे, 5 अंगों का समूह है। उसी प्रकार है पंचामृत, तो 5 अमृतों का समाहार वो कहलाता है पंचामृत, यानी 5 अमृत जिसमें हो उसका जो समूह होगा उसको पंचामृत कहते हैं। आगे अपना उदाहरण है पंचवंदन, तो 5 वंदनों का समूह है, पंचवंदन कहलाता है। उसी प्रकार है पंचवटी, 5 वटों का समाहार वो क्या कहलाता है? पंचवटी कहलाता है। उसी प्रकार पंचतंत्र, तो 5 तंत्रों का जो समूह होगा उसको हम पंचतंत्र कहेंगे। पंच तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं का जो समूह होगा
उसको पंच तन्मात्राएं भी कहते हैं। इसी प्रकार आगे वाला उदाहरण है पंजाब, प्रसिद्ध उदाहरण है। 5 हो आब, यानी जिसमें 5 नदियां प्रवाहित हो वो पंजाब कहलाता है। तो 5 हो आब जिसमें, ऐसा स्थान क्या कहलाएगा? पंजाब कहलाएगा। उसी प्रकार पंचरंगा, 5 रंगों का, यानी 5 रंगों का जो होगा उसको पंचरंगा कहते हैं। इसी प्रकार है पनशेरी, 5 शेर का बाट जो होगा उसको पनशेरी कहेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है सहस्राब्दी, सहस्र शब्दों का समाहार वो कहलाता है सहस्राब्दी। तो यहाँ पर जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं आपके सामने, वो सब, उन सब के अंदर जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक के रूप में आया है। उसी प्रकार सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह है वो सप्त सिंधु कहलाता है। जो सिंध क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत दिया हुआ है ये। उसी प्रकार सप्तशती, तो 700 का समूह है वो सप्तशती कहलाता है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का जो समूह होगा उसको सप्तऋषि कहेंगे। उसी प्रकार सप्तपदी, तो 7 पदों का समूह है, सप्तपदी कहलाता है। उसी प्रकार सप्ताह है, 7 दिनों का या 7 दिनों का जो समूह होगा उसको सप्ताह कहेंगे। उसी प्रकार सतमासा, 7 महीनों का जो समूह होगा उसको सतमासा कहेंगे। उसी प्रकार सतरंग, तो 7 रंगों का वो सतरंग कहलाता है। सतरंगी, 7 रंगों वाली, तो वो सतरंगी। उसी प्रकार सतसई, 100 पदों का समूह है वो सतसई कहलाता है। 700 पदों का समूह है, सतसई कहलाता है। सतंजी, 7 प्रकार का जो अनाज होता है उसको सतंजी कहते हैं, यानी 7 प्रकार का अनाज होगा उसको सतंजी कहेंगे। उसी प्रकार है यहाँ पर 6 मई, 6 माह का समूह है, या 6 महीनों का जो समूह होगा उसको 6 मई कहेंगे। उसी प्रकार 2 आब, 2 नदियों का जो समूह होगा या 2 नदियाँ जहाँ पर आकर के मिलेंगी वो 2 आब क्षेत्र कहलाता है। 2 पहर, उसी प्रकार तो 2 प्रहर के बाद का जो समय होगा, यानी 2 पहर का मतलब जिसमें 2 प्रहर हो, वो जो समय होता है उसको दोपहर कहते हैं। 2 लड़ा, तो 2 लड़ियाँ से युक्त होता है उसको हम 2 लड़ा कहते हैं। छदाम, 6 हो दाम, उसको छदाम कहा जाता है। उसी प्रकार दूधारी, 2 धारों से युक्त, वो दूधारी कहलाता है। उसी प्रकार दुबे, तो 2 वेदों का जो समूह होगा उसको हम दुबे कहेंगे। उसी प्रकार 2 मंजिला, तो 2 है मंजिलें जिसमें, या 2 है मंजिलें या 2 मंजिलों से युक्त है जो, वो 2 मंजिला कहलाता है। उसी प्रकार दुमट, 2 प्रकार की जो मिट्टी होती है मिली हुई उसको दुमट कहते हैं। उसी प्रकार दुपहिया, 2 पहियों का जो होता है वो दुपहिया कहलाता है। जैसे मोटरसाइकिल होती है उसको दुपहिया वाहन भी कहते हैं क्योंकि वो उसके 2 पहिए लगे हुए होते हैं। उसी प्रकार दोपहर, तो 2 प्रहर के बाद का समय हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर दुअन्नी, तो 2 अन्नों का समूह होगा उसको दुअन्नी कहेंगे। दुगुना, 2 बार गुना, वो दुगुना कहलाता है। उसी प्रकार देवत्रयी, तो 3 देवों का जो समूह होगा उसको देवत्रयी कहेंगे। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी, तो 36 गढ़ों का जो समूह होता है उसको छत्तीसगढ़ी कहते हैं। उसी प्रकार आगे दिया हुआ है चारपाई, तो 4 जो पैरों वाली होती है उसको चारपाई कहते हैं। चौगड़ा, तो 4 गढ़ों का या 4 गढ़ों का समूह है या 4 गढ़ों वाला, वो चौगड़ा कहलाता है। उसी प्रकार चौघट, तो 4 खूंटों वाली, तो वो चौखट कहलाती है। चौवेद, तो 4 वेदों का समूह है वो चौवेद कहलाता है। उसी प्रकार चतुर्वेदी, तो 4 वेदों का ज्ञाता होता है उसको चतुर्वेदी कहते हैं। तो इस प्रकार हमें उदाहरण काफ़ी दिए हुए हैं, लेकिन समझने के लिए आपको मुख्य जो उदाहरण हैं वो मैंने करवा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी और ये जो कर्मधारय और द्विगु समास है ये आपको समझ में भी आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।